ये है iQOO 15 एंड 11 नवंबर को ये फोन हमारे पास आया है। तब से इसकी क्रेजी लेवल की टेस्टिंग करी है हमने एंड फिर उसके बाद जब टीम ने दबा के टेस्टिंग कर ली, फिर हमने इसके अंदर अपना सिम कार्ड डाला और इसको एक्सपीरियंस करना चालू किया। आज उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे और हमारी टीम के टेस्टिंग के बेस पे हम आपके साथ में अपना रिव्यू, हम मतलब मैं क्या हम कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके साथ में अपना फुल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ इस iQOO 15 का। हम मतलब मैं वो तो गलत साउंड कर दिया ना, मतलब हम मतलब हमारी टीम और मैं हम मतलब मैं वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं इस iQOO 15 की। कैसा फोन है, लेने लायक है, नहीं लेने लायक है, प्राइसिंग की जो बातें हैं, फोन की स्पेसिफिकेशन से लेके परफॉर्मेंस, कैमरा, सब कुछ एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त है इस फोन के अंदर, लेकिन कुछ चीजों में यार थोड़ा सा मसला है। सब कुछ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। देखो, फ्रेम प्रॉपर एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ये जो ब्लैक कलर वेरिएंट है, इसका बैक जो है प्लास्टिक का है, फाइबर ग्लास कहता है इसको। एंड अगर आप व्हाइट वाला वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर ग्लास बैक आता है और ऑनेस्टली वो ज्यादा प्रीमियम फील होता है। हालांकि ये भी बुरा नहीं है। मैंने बिना कवर एंड बिना स्क्रीन गार्ड के फोन यूज करा, बैक पे एक भी स्क्रैचेस नहीं है, लेकिन फ्रंट पे स्क्रैचेस है, उसके बारे में बात करूंगा। देखो, रेसिंग इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलता है अगर आप व्हाइट वाला वेरिएंट लेते हो। ये वाला फोन काफी सटल लुक के साथ में आता है, ब्लैक अंडरस्टेटेड लुक, वही कैमरा आइलैंड जो एक iQOO की पहचान बन गई है। एंड मोस्टली अब सारे फोन्स ऐसे ही सिंपल डिजाइन फॉलो कर रहे हैं। और फोन थोड़ा सा हैवी है बट बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो फोन कंफर्टेबल भी है हाथ में। इन लोगों का जो फ्रेम आप देख रहे हो, ये साइड से हल्का सा कर्व है, तो हाथ में बहुत अच्छा और कंफर्टेबल बैठता है और स्मूथ फील देता है। और ये जो बैक पैनल है, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट थोड़े ज्यादा ही आते हैं। खैर वो तो इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हल्का सा स्लिपरी रहता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंफर्टेबल है। हाथ में पकड़ के यूज करने में मजा आता है, चाहे आप गेमिंग वगैरह करोगे तो भी बहुत अच्छे से चलता है। और साइड में ना जो कैमरा आइलैंड है, उसके नीचे, एक्चुअली पीछे भी नहीं, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मॉन्स्टर हेलो लाइट इसको कहता है iQOO वाला, तो ये लाइट मिलती है जो नोटिफिकेशन, चार्जिंग के टाइम पे जलती है। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, इतना मेरे को बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगा वो। ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, आप देख लो साइड में पड़ा रहता है तो लाइट जल जाती है। बहुत उजाले में बैठे हो तो उतना नहीं दिखाई देता है। एक प्रैक्टिकल फीचर मुझे काफी अच्छा लगा, अगर आपकी वेट फिंगर्स भी हैं तो भी इसका डिस्प्ले अच्छे से काम करता है। मतलब अगर आप हाथ धो के आए हो, उंगलियां गीली हैं, कोई फोन का डिस्प्ले एकदम पगला जाता है, कुछ भी करना लगता है। ये फोन हो गया, इवन OnePlus 15 हो गया, इन सारे फोन्स में ये जो वेट टच वाला फीचर है ना, बहुत जबरदस्त। आपकी गीली उंगलियों से भी फोन अच्छे से काम कर जाता है। वन हैंड यूजेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि एक हाथ में पकड़ के मैं सिर्फ एक हाथ से यूज करूंगा। बड़ा फोन है भाई, ये चीज याद रखना, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है, वेट वगैरह अच्छे से बैलेंस है। भाई गिर पड़ मत यार, तो उसमें कोई मसला नहीं है। IP68 है, 69 है, तो भाई ड्यूरेबिलिटी वाइज भी अच्छा फोन है। एंड मैं बिना कवर बिना स्क्रीन गार्ड के यूज कर रहा हूं, तो इसके फ्रंट में इन लोग ने शॉर्ट सेंसेशन अल्फा करके प्रोटेक्शन है वो दिया है, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से मेरे को थोड़ी सी कम लगी अगर मैं विक्टस 2 से कंपेयर करता हूं, जो इसके अंदर आया है OnePlus 15 में। अब देखो वो प्राइस में यही फोन आ रहे हैं, तो इसके लिए उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं। उससे मेरे को कमजोर इसके लिए लगा क्योंकि दोनों फोन को मैंने बिना स्क्रीन गार्ड के कुछ टाइम एज पर्सनल फोन यूज किया, एंड उसके बाद में इस फोन पे थोड़े से स्क्रैचेस ज्यादा विजिबल थे। खैर उतना कोई मसला नहीं है, एक अच्छा ग्लास और एक अच्छा कवर लगा लोगे, सॉर्टेड रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। एंड बिना कवर के एक जगह कहीं पे तो इसने ऐसा बैंग किया, मतलब हाथ में था मेरे फोन, ऐसा बैंग हुआ कोई लोखंड पे गलती से, तो यहाँ पर देखो एक स्क्रैच आया है। हालांकि कोई डेंट नहीं आया, खाली एक स्क्रैच आ गया हल्का सा। तो खैर वो जैसा एक्सपीरियंस था वैसा मैं बता दिया आपको। खैर फ्रंट में आप लोग बढ़ोगे तो यहाँ पर ये खूबसूरत डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये सैमसंग की LED OLED डिस्प्ले है। अब iQOO वाला कहता है कि भाई ये एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले है। ये सेम डिस्प्ले iPhone 17 Pro Max वगैरह के अंदर आता है, और यही सेम डिस्प्ले सैमसंग भी अपने S26 अल्ट्रा सीरीज में यूज करने वाला है। मतलब डिस्प्ले का हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा इंसेन है, और यहाँ पर जो iQOO ने चूज भी किया है चीजें वो भी बहुत इंसेन है। प्रॉपर 2K रेजोल्यूशन है, तो शार्पनेस एकदम जबरदस्त है, उसमें कोई मसला नहीं है। प्लस LTPO टेक है, मतलब रिफ्रेश रेट जैसे 1 हर्ट्ज तक चले जाता है, 144 हर्ट्ज तक मैक्सिमम जाता है, लेकिन जो आप रेगुलर यूज करते हो उसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज पे ही रहता है जो UI है। और ब्राइटनेस इसकी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, 6000 निट्स तक जाता है। आउटडोर विजिबिलिटी आप लोग मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो इश्यूज इन द आउटडोर विजिबिलिटी। स्पेशली अगर इसके ऊपर आप उसका जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है वो रखोगे तो भाई क्रेजी लगता है। अब वो जो स्क्रीन गार्ड है उसके अंदर एंटी रिफ्लेक्शन वाली कोटिंग रहती है, तो भाई बहुत ही जबरदस्त आपको ब्राइटनेस दिखता है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रेजी। और वो रखना मेरे ख्याल से जरूरी भी है। और कुछ टाइम iQOO वाला बोलता है कि अगर आप ये लगाते हो, वो पन्नी वाला स्क्रीन गार्ड है तो स्क्रैच आ जाता है, तो iQOO वाला कहता है कि 1 साल में 4 बार फ्री में आप लोग रिप्लेस करवा
करवा सकते हो उसको, तो ये काफी जबरदस्त है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, वो चीज याद रखो। लेकिन iQOO सर्विस सेंटर वगैरह का एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, तो कोई टेंशन है नहीं। हाई ब्राइटनेस अचीव करने के लिए iQOO ने डिस्प्ले के अंदर से एक पोलराइजर लेयर होती है उसको रिमूव कर दी। अब ब्राइटनेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। पहले तो अगर आप सामने से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको इसका एक सेंसर दिखेगा डायरेक्टली सामने ही, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि डिस्प्ले का जो ऊपर का ग्लास है, उसके नीचे जो डिस्प्ले का मेन मटेरियल है, वो डिस्प्ले पे लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करती है और दिखाई देती है। इसके वजह से होता यह है कि अगर आप लोग इंडोर एनवायरनमेंट में हो, ट्यूबलाइट जल रही है, ऑफिस वगैरह में बैठे हो और कोई चीज देख रहे हो, स्पेशली ब्लैक या फिर डार्क एनवायरनमेंट वाला सीन जहां पर आपको एकदम डीप ब्लैक चाहिए होता है, तो ये फोन ना थोड़ा सा लाइट को रिफ्लेक्ट करके हल्का सा ग्रे स्टोन दिखाता है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट में नोटिसेबल ड्रॉप दिखता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर थोड़ा सा भी मतलब ऐसा लाइट एकदम पड़ रही नहीं है अचानक से, तो कोई मसला नहीं होता। और अगर आप लोग एंटी रिफ्लेक्शन वाला स्क्रीन गार्ड लगा लोगे तो काफी हेल्प करता है, फिर वो कोई मसला नहीं क्रिएट होता है भाई। तो वो जो पोलराइजर लेयर है उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। अच्छा, टेक्स्ट वगैरह एकदम सुपर शार्प है और डिस्प्ले भाई बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, लवली डिस्प्ले है भाई। HDR कंटेंट देखना है और गेम्स खेलो, नॉर्मल HDR कंटेंट देखो भाई, एकदम प्रॉपर फ्लैगशिप वाली फील आती है। गेमिंग है, स्क्रोलिंग करना है भाई, दिन भर क्या करते हो मालूम है मुझे, डूम स्क्रोलिंग करते रहते हो, तो उसमें क्या। उसके अलावा ओवरऑल बात करूं तो डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस, जो कलर है, सैचुरेशन है, जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है, वो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। तो इस कैटेगरी में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन है फॉर श्योर भाई। तो सिंपली बोलूं तो एक फ्लैगशिप ग्रेड का डिस्प्ले है और वो चीज यहां पर डेफिनेटली फील होती है। बट एक चीज मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, जो पहले से ऑलरेडी iQOO 13 से तो इंप्रूव्ड है इसके अंदर, वो है बेजल्स। पहले से कम किया है इन लोग ने बेजल्स, लेकिन जब हमने OnePlus 15 को ट्राई किया उसके कंपैरिजन में भाई इसके बेजल्स बड़े हैं काफी। जैसे आप देख रहे हो साइड के बेजल्स भी बड़े बड़े हैं और इवन बॉटम के बेजल्स अगर आप देखते हो तो वो भी बड़े हैं। तो आप लोग को बेजल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बड़ा लगेगा कंपेयर टू OnePlus 15। लेकिन ये चीज हमको बॉदर कर रही है बिकॉज हमारे पास OnePlus 15 भी है, हमारे पास दूसरे फोन भी है, तो हम सब देख रहे हैं साइड बाय साइड, तो हमको बॉदर कर रही है। अगर आप ये चीज नहीं देखते हो अपनी आंखों से तो आपको इसके बेजल बहुत छोटे छोटे लगेंगे। वो एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने बता दिया, इसके बेजल बिल्कुल ऐसा बहुत बड़े नहीं है, लेकिन कंपेयर टू OnePlus 15 बड़े हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें परफॉर्मेंस की तो Snapdragon 8 Elite Gen 5, LPDDR5X RAM, LPDDR5X Ultra एक्चुअली, और उसके बाद में UFS 4.1 स्टोरेज। तो जो भी आप सोच सकते हो ना, सब में एकदम बाप लेवल है। मतलब डेली यूसेज में तो बटरी स्मूथ है और फोन चलाओगे तो आपको फास्ट फील होगा। हेवी मल्टीटास्किंग हो गया, फास्ट ऐप स्विचिंग हो गया, कैमरा यूसेज, सब कुछ एकदम बिना लैग के चलता है भाई। मतलब AnTuTu में 3.8 मिलियन का AnTuTu स्कोर निकालना मजाक थोड़ी है। तो डेली परफॉर्मेंस तो बाप लेवल का है। मेरे को वहां पर कोई लैग, ऐसा जिटर्स वगैरह ज्यादा कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। अब गेमिंग की बात करूं तो भाई ये फोन मोस्टली लोग गेमिंग के लिए ही लेंगे और गेमिंग के लिए iQOO ने अगेन यहाँ पर एक डेडिकेटेड चिप डाला है Q3 वाला, जो फ्रेम को स्टेबिलिटी देता है, टच रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है भाई। BGMI, COD मोबाइल, जेंशिन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स को एकदम क्रेजी लेवल पे चलाता है। मतलब BGMI इसके अंदर अगर नेटिवली खेलते हो बिना फ्रेम बूस्ट करे तो भी 113 का एवरेज FPS निकाल कर आया है, वो बहुत ही क्रेजी है। और जेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम आप लोग 60 FPS पे लॉक 60 FPS पे खेल सकते हो अगर नेटिवली खेलते हो, और 120 पे खेलोगे तो भी बहुत तगड़े FPS निकालता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो बेसिकली मैं अगर सिर्फ गेमिंग की बात करूं तो लॉन्ग गेमिंग सेशन में वार्म होता है, ऐसा नहीं है कि वार्म नहीं होता, लेकिन इसका वेपर चेंबर आई थिंक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा वेपर चेंबर इस फोन के अंदर डाला है, तो कोई मेजर ऐसा ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है और कोई सडन FPS ड्रॉप भी नहीं होता है। हालांकि जब बेंचमार्क करो तो 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट में अगर आप देखोगे जो स्टेबिलिटी है वो एकदम हाई नहीं है, 50-60 के बीच में ही स्टेबिलिटी रहती है। वो 50-60 के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा हाई है 8 Elite Gen 5 का कि ये भाई गेमिंग में बाप लेवल की परफॉर्मेंस निकालता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने मल्टीपल 8 Elite Gen 5 वाले फोन का टेस्ट करके देखा तो भाई ये चीज है कि 8 Elite Gen 5 थोड़ा गर्म होता है 8 Elite के कंपैरिजन में, भाई काफी गर्म होता है एक्चुअली। इसके लिए ब्रांड्स जो है इतने बड़े बड़े वेपर चेंबर डाल रहे हैं और वो काफी काम भी आता है भाई। तो अगर 2-3 घंटा भी आप गेम खेलते हो ना भाई, तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस आपको खुश रखेगा। मतलब आई थिंक अंडर 1 लाख रुपीज या फिर पूरे एंड्रॉइड जगत में सबसे अच्छी गेमिंग एज ऑफ राइट नाउ आप इसी फोन के अंदर कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्लोज अगर मैं कोई फोन बोलूंगा तो वो ये है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे अगर मैं इसको 20 पॉइंट दूंगा ना, इसको 20 पे रखूंगा तो इसको 19 पे रखूंगा, सिर्फ 19-20 का फर्क है दोनों के परफॉर्मेंस में। लाइक ये
उससे थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट है बैटरी के मामले में। लाइक आप 1 घंटा खेलोगे तो जितनी बैटरी OnePlus 15 ड्रॉप करेगा उससे थोड़ी कम बैटरी ये फोन ड्रॉप करेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल OnePlus 15 रहेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा ये भी रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट नेक और नेक टक्कर है। तो अगर आप लोग का मेन प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है ना, तो इस दोनों में से आपको फर्क ही नहीं महसूस होगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो भाई जो बहुत ही इंसेन लेवल की गेमिंग करते हो ना, आपको टूर्नामेंट खेलना है, ये सब खेलना है, उस मामले में ये बाप है भाई। और इवन इसका जो जायरो है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम करता है, और इन लोग का जो हैप्टिक मोटर है वो इतना अच्छा है। इन लोग के अंदर एक सिस्टम आता है 4D वाइब्रेशन, वो ऑन करोगे ना तो गोली वोली जब आपको लगेगी गेम के अंदर, उसको गेम के अंदर भी इंप्लीमेंट किया है, वो भी बहुत मस्त फील देता है, टक टक फील आता है, मजा आता है। इवन रे ट्रेसिंग दिया है, जो इसका चिप है वो इतना पावरफुल है, प्लस वो जो Q3 वाला चिप है, वो दोनों का पावर मिला के जो एक्सपीरियंस आता है रे ट्रेसिंग का, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो गेमिंग के मामले में बाप फोन है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन बैटरी लाइफ का क्या भाई, 7000 mAh बैटरी है, 100 वॉट का चार्जर है, और 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। तो बैटरी लाइफ में iQOO 15 एक बहुत जबरदस्त फोन है। रियल लाइफ यूसेज में ये फोन इजीली फुल डे निकाल देता है। अगर मैं बहुत हैवी यूज करता हूं, नॉर्मल यूज पे ये 1.5 दिन से 2 दिन चलता है भाई, जो बहुत ही क्रेजी है। ओवरऑल मेरे यूसेज में बहुत ही वेरिड रिजल्ट आया है मेरे टेस्ट में। कभी 8 घंटा आ रहा है, कभी 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है, कभी 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आ रहा है, कभी 15 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम भी आया है भाई। एक बार 13 घंटे का आया है, फिर एक बार 8 घंटे का आया है। बेसिकली जब आउटडोर में मैं जाता हूं, ज्यादा नेविगेशन वगैरह यूज करता हूं, 5G पे ज्यादा रखता हूं, तो 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। जब वाईफाई पे ज्यादा चलाता हूं तो 12-12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जो काफी ज्यादा क्रेजी है। लाइक iQOO का फोन अगर कोई लेता है तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि भाई मेरे को हैवी टास्क करना है। सबको मालूम है iQOO परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता है, और परफॉर्मेंस सेंट्रिक अगर आप काम भी करते हो तो भी 1.5 दिन बैटरी चलती है भाई, जो काफी क्रेजी है। लाइक आप बहुत ज्यादा गेम भी खेलोगे ना तो भी 1 दिन बैटरी चलेगी। अच्छा, वो भी कोई इशू नहीं है। जैसे अगर आपका इसका बैटरी खत्म हो रहा है, फटाक से चार्ज पे लगाओ, और अगर आपको चार्ज करते वक्त गेम भी खेलना है तो बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है। तो चार्ज करते वक्त आप डायरेक्टली गेम खेल सकते हो बिना बैटरी को चार्ज करे, जिससे फोन गर्म भी नहीं होगा। तो ये चीज भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाती है। और फास्ट चार्ज करना भी है तो भाई फोन को 30-35-40 मिनट में फोन को चार्ज कर देता है। लेकिन अगर एकदम 0 से 100 बताऊं तो लगभग 1 घंटा लगता है, 50 से 55 मिनट के आसपास पकड़ लो। तो ओवरऑल बैटरी के मामले में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं कैमरास की तरफ। देखो, रियर में iQOO 15 में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, मेन 3x एंड अल्ट्रा वाइड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और वो वीवो की जो खूबसूरत कलर प्रोसेसिंग है वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलती है। तो भाई अगर आप डे लाइट फोटोग्राफी करते हो तो काफी शार्प, डिटेल्ड और डायनेमिक रेंज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकाल के देता है ये। इवन अल्ट्रा वाइड की कलर कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रहती है। 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स तो भाई एकदम कमाल के निकालता है, जो बैकग्राउंड ब्लर है और जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो बहुत खूबसूरत रहता है, और वो पूरा एक खूबसूरत फोटो जो मतलब सोशल मीडिया रेडी फोटो बोलेंगे ना, थोड़ा सा भड़कीले कलर, थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाया हुआ है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया हुआ है, ऐसे टाइप की फोटोज निकालता है कि भाई बस अब इसको फटाक से सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया जाए। तो वैसा खूबसूरती रहती है फोटोज में। अच्छा, नाइट फोटोग्राफी में भी अच्छी फोटोज निकालता है। OIS है तो नाइट में भी काफी स्टेबल आउटपुट मिलता है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई जो Vivo X300 आ रहा है, या फिर जो ये Vivo का ये वाला फाइंड वाला फोन आया है, ये दोनों फोन्स है ना, ये डेडिकेटेड कैमरा फोन्स है, इनका मेन फोटे कैमरा है। और ये जो दोनों फोन है, ये iQOO 15 एंड OnePlus 15, इनका मेन फोटे कैमरा नहीं परफॉर्मेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि इसका कैमरा भी अच्छा है। बट डेफिनेटली अगर आप मेन आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो फोन्स की तरफ ध्यान देना। इसका कैमरा बुरा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रायोरिटी नंबर 1 है एंड सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी भी कैमरा है, तो ये फोन आपके लिए ज्यादा बेटर है। लेकिन कैमरा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो X300 एंड जो ओप्पो का Find X9 है, इसकी तरफ भी आप देख लेना, एक बार पूरा कंपेयर करके देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा। खैर, वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 60 FPS वीडियो बना सकते हो, 8K में भी वीडियो बना सकते हो। वीडियो की क्वालिटी आउटडोर में बहुत बेहतरीन निकालता है, स्पेशली डे लाइट में। लेकिन मैं लो लाइट में थोड़ी वीडियो बना के देखा, यहाँ पर लो लाइट में नहीं, एक्चुअली ये स्टूडियो लाइट में प्रॉपरली, तो थोड़ा सा मेरे को ओवर शार्प इफेक्ट दिखा। हल्का सा ऐसा लगा कि मतलब लाइक टिपिकल स्मार्टफोन वाला ओवर शार्पनेस दिखता ना, वो मेरे को लगा, जिसको फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं। जैसे मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, आउटडोर में बहुत प्यारा दिखता है, अच्छा दिखता है, ठीक है। लेकिन इंडोर का आप देख रहे हो साइड बाय साइड, तो फर्क है। तो कैमरा इज लाइक आईफोन या पिक्सल या फिर Vivo X300 सीरीज जो है उनके लेवल का नहीं है, लेकिन जस्ट उनसे एक नॉच नीचे है। लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं है भाई। परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से भाई बीस्ट कैमरा है, मजा आया मेरे को। मतलब इस कैमरे को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलूंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अब कैमरा के बाद बढ़ू सॉफ्टवेयर की तरफ, तो भाई iQOO Android 16 पे बेस्ड लेटेस्ट ओरिजिन OS इसके अंदर देता है। अब देखो, सिंपली मैं बताऊं तो फीचर्स भर भर के हैं। गेमिंग मोड्स है, परफॉर्मेंस प्रोफाइल है, थर्मल कंट्रोल बहुत अच्छा करता है, फ्लिपकार्ट जैसे
से फीचर देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा डायनेमिक आइलैंड वाले बहुत सारे फीचर हैं। ऐसा फोटोज को शेयर करना है तो ऐसा पकड़ के ऐसा डायरेक्टली डायनेमिक आइलैंड में जाके शेयर वेयर कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स हैं विदाउट अ डाउट। लेकिन भाई ये फोन 72,000 73,000 का आता है। उस प्राइस में जब मैंने फोन लिया, ऑन किया, तो पहले तो मुझे वो लॉक स्क्रीन वाला वो दिखा कि लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर आता है, चलो ठीक है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला मेरे को कब लगा मालूम, जब मैंने कोई नया ऐप डाउनलोड कर रहा हूं जैसे, तो वैसे इसके ऊपर एक सिक्योरिटी स्कैन आ रहा है। भाई इस प्राइस रेंज में ये मेरे को थोड़ा सा चीप लगा भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अब उसको बंद कर दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो जो 2-3 मसले हैं जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग टाइम पे बताया था, एक तो ब्राउजर एप्लीकेशन है, वी ऐप स्टोर है, उसके अंदर जाके सारी चीजें बंद कर दोगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज है। उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल इन लोग ने नया दे दिया है, फन टच ओएस से काफी इंप्रूव्ड है। डायनेमिक आइलैंड है, बाकी सारी स्मूथनेस में भाई काफी अच्छा हुआ है फन टच ओएस के कंपैरिजन में। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज थिंकिंग कि जो ऑक्सीजन ओएस है, जिसके अंदर वो पैरेलल प्रोसेसिंग वाला इंजन इन लोगों ने डाला है, जिसकी वजह से भाई चलाने के टाइम पे जो लेवल की स्मूथनेस आती है, जो लेवल का फिनिशिंग, ऐसा एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्मूथ फील होता है ना फोन, लाइक फ्रेम ही ड्रॉप नहीं हो रहा है, एकदम बाप लेवल चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है, वैसा स्मूथनेस मुझे इसमें नहीं लगा भाई। थोड़ा सा ये कलर ओएस का जो भी ऑक्सीजन ओएस है, कलर ओएस है, उनकी स्मूथनेस मेरे को इससे थोड़ी सी ज्यादा लगी, ये चीज मैं बोलूंगा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर ओरिजिन ओएस आएगा तो डेफिनेटली वो टाइप का स्मूथनेस इस फोन के अंदर भी आएगा, लेकिन वैसा तो नहीं है। और कुछ कुछ बग्स भी मेरे को मिले, स्पेशली यूट्यूब एप्लीकेशन में। जब मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहा हूं तो रिफ्रेश रेट गिर के 60 पे चला जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा था कि ये अपडेट से फिक्स हो जाएगा, 2 अपडेट्स आ चुके हैं जब से, अभी तक ये अपडेट, ये पर्टिकुलर फीचर या बग जो है वो फिक्स नहीं हुआ है। एंड मैंने सारी चीजें बाय द वे टॉप पे रखी है 120 हर्ट्ज पे, उसके बावजूद भी। तो ये थोड़ा सा मसला है, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फास्ट है, फोन स्टेबल है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी स्टेबल है, और गेमिंग के लिए तो भाई काफी ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब इसका ऑप्टिमाइजेशन का ऐसा सीन है कि इन लोग पावर को कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करते हैं, और वो चीज में इन लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। एक्सपीरियंस वाइज अभी आपको ये वन यूआई, ऑक्सीजन ओएस, आईओएस जितना मजा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन पहले से भाई फन टच ओएस से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। मतलब अब जो फन टच ओएस का एक वो था, स्टिग्मा था दिमाग में कि भाई फन टच ओएस वाला फोन है यार, वो एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है। तो ये डील ब्रेकर तो नहीं है, लेकिन डील मेकर भी नहीं है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। मतलब अगर फन टच ओएस यहाँ पे है, ऑक्सीजन ओएस यहाँ पे है ना, तो आई वाज थिंकिंग कि ये बराबर इसके आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है। लाइक अगर फन टच ओएस यहाँ पे है तो ये यहाँ पर आया है, इसके बराबर नहीं आ पाया, समझ रहे हो ना। खैर उसके बाद देखो फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं जो लाउड है, क्लियर है, कोई मसला नहीं होता। थोड़े से कम लाउड है अगर मैं कंपेयर करता हूं OnePlus 15 से, लेकिन ओवरऑल अच्छे है, कोई मसला नहीं है। हैप्टिक फीडबैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इवन OnePlus 15 से मच बेटर है भाई। काफी टाइट फीडबैक मिलता है, प्रॉपर अच्छे क्वालिटी का हैप्टिक मोटर है, और थोड़ा अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 4D वाइब्रेशन तो बहुत जबरदस्त है, जब उन लोग वो 4D वाइब्रेशन वाला चालू करो ना तब मजा आता है। ओवरऑल हैप्टिक से आपको मजा आएगा। 5G है, मल्टीपल सिम कार्ड वगैरह एकदम अच्छे से चलता है। मतलब Vio वाईफाई, Vio 5G और 5G की स्टेबिलिटी, वाईफाई की स्टेबिलिटी, ब्लूटूथ की स्टेबिलिटी सब बहुत अच्छी है। मेरे को कोई मसला उसके अंदर देखने को नहीं मिला। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सुपर फास्ट है, रिलायबल है, और वो अल्ट्रासोनिक वाला आता है और काफी अच्छे से काम भी करता है, कोई मसला भी नहीं होता। इवन फेस अनलॉक तो भाई सुपर फास्ट है, उसमें कोई मसला होता नहीं है। देखो आप सिंपली प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। देखो प्रोज की बात करेंगे, अच्छी बातें बताऊं अगर इस फोन की, तो भाई क्रेजी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत ही बाप परफॉर्मेंस है। मतलब मजा आ जाएगा आपको। बेस्ट इन क्लास 2K 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, फिर उसके बाद में बैटरी भाई मैसिव 7000 mAh बैटरी विद सुपर फास्ट चार्जिंग, तो कोई मसला इसमें भी नहीं है भाई। बैटरी लाइफ में एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको ये फोन दे जाएगा। इवन विद द चार्जर, आपको 100 वाट का जो चार्जर भी मिलता है वो भी बहुत फास्ट इसको चार्ज करता है और बहुत जबरदस्त। और हाँ एक चीज और, वो जो 100 वाट का चार्जर है ना इसका, वो PDN PPS सपोर्टेड चार्जर है, उसके अंदर टाइप सी आउटपुट है, तो आप उससे कोई भी सैमसंग के डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो, iQOO के डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप्स को भी फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब ये चार्जर ही काफी महंगा वाला और बहुत हाई क्वालिटी वाला चार्जर इन लोगों ने प्रोवाइड करा है, तो इस चीज से मैं बहुत खुश हूं, वो भी बॉक्स के अंदर, तो ये मस्त लगा। अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताऊं इस फोन का, वो है भाई स्ट्रॉन्ग गेमिंग एक्सपीरियंस। खैर वो तो परफॉर्मेंस में कवर ही हो गया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके कैमरास भी हैं भाई। इसका कैमरा बहुत जबरदस्त है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है विदाउट अ डाउट। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं बेस्ट कैमरा फोन की, तो टॉप 5 में तो आ ही जाएगा, इतना समझ लो। अंडर 1 लाख रुपीस अगर कोई लिस्ट है। अच्छा अब कॉन्स की बातें करें, कुछ जो कमियां मेरे को इसके अंदर लगी वो भी बता दूं। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो
मैं कमी बताने जा रहा हूँ इसको निट पिक आप कहोगे क्या छोटी सी बात कर रहा है यार, लेकिन एक कमी मुझे लगी स्पेशली जब मैंने इसको कंपेयर किया, वो है बेजल्स की। भाई बेजल्स थोड़े से बड़े हैं कंपेयर टू OnePlus, तो थोड़ा सा पुराना वाइब दे जाता है, लेकिन ठीक है यार, ऐसा कोई मसला नहीं होता, वो आपको 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कॉन मेरे को लगा इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। OriginOS आई वाज थिंकिंग कि इट विल बी अ गेम चेंजर थिंग, एंड इट इज अ गेम चेंजर थिंग, स्पेशली इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम दैट FunTouch OS। बट फिर भी आज के जमाने में इतने बाप लेवल के सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं ना भाई, One UI सबसे टॉप पे, उसके जस्ट बाद में रखूंगा OxygenOS को, हमेशा से बोलता आया हूं मैं, और वो चीज प्रूव करता है। उसके बाद मैं रखूंगा ColorOS को, समझ रहे हो? हालांकि ColorOS OxygenOS ऑलमोस्ट सेम है, खाली थोड़ा साफ सफाई करना पड़ता है ColorOS में, OxygenOS ही बन जाता है बेसिकली, तो वो दोनों सेकंड पे रखूंगा। उसके बाद मैं इसको रखूंगा, मतलब बुरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है भाई। उसके अलावा तो मेरे को कोई मेजर कॉन देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं मेरे कंक्लूजन की। उसके पहले प्राइसिंग की बात करूंगा। देखो iQOO 15 दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 12256 एंड 16512। जो 12256 बेस वेरिएंट है उसका प्राइस 73,000 रखा है भाई इस बार इन लोग ने, जो सुन के मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। मतलब भाई थोड़ा सा महंगा कर दिया। क्यों महंगा कर दिया उसकी वजह मैं बताता हूं। अब मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेसिकली iQOO 13 चाइना में लॉन्च हुआ था 4,000 युआन का, और इंडिया में iQOO 13 लॉन्च हुआ था 50,000 रुपए का, 55,000 रुपए का, तो 7,800 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा महंगा हुआ था कंपेयर टू चाइना। ठीक है, समझ रहे हो? कोई क्लियर है अभी तक के? iQOO 15 चाइना में लॉन्च हुआ 4200 युआन, 200 युआन बढ़ा, मतलब 5% बढ़ा बेसिकली। इंडिया में iQOO 15 iQOO 13 के कंपैरिजन में जो 55,000 का लॉन्च हुआ था, इस बार इन लोगों ने 73, मतलब ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज का जंप लिया है, जो भाई काफी ज्यादा क्रेजी है। बहुत बड़ा जंप है 21,000 रुपीज, समझ रहे हो? ये मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। एक जगह 4800 रुपए का जंप, एक जगह 18,000 20,000 का जंप, थोड़ा सा महंगा है, आप समझ रहे हो? वही सेम चीज OnePlus ने भी करी है। मतलब OnePlus का इंडियन प्राइस में इतना फर्क नहीं आया है, क्योंकि OnePlus लास्ट ईयर 70,000 में लॉन्च हुआ था 13, इस बार 15 को 73,000 में लॉन्च करा, 3,000 रुपए का फर्क है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला मालूम क्या है? 4500 युआन का OnePlus 13 लॉन्च हुआ था चाइना में, और इस बार OnePlus 15 जो लॉन्च हुआ है वो 4,000 युआन का लॉन्च हुआ, मतलब 500 युआन कम हुआ है चाइना में इसका प्राइस, यहाँ पर प्राइस बढ़ गया है। खैर, अगर मैं सिर्फ इंडियन प्राइसिंग भी कंसीडर करूँ ना, तो भी मेरे को iQOO 15 की प्राइस थोड़ी ज्यादा ही लगी है भाई। मतलब 55,000 से 73,000 डेफिनेटली एक बड़ा जंप है। अगर ऑफर वगैरह लगाने के बाद में देखा जाए तो लगभग 65,000 में आपको ये फोन पड़ जाएगा। अब 65,000 देखूं तो लगभग फिर भी 10,000 रुपए का बड़ा जंप है, एंड 10,000 रुपए के हिसाब से अच्छे खासे मीनिंगफुल अपग्रेड्स तो हैं विदाउट अ डाउट। ओवरऑल बताऊं तो अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो गेमिंग में एकदम बाप हो और बाकी सारी चीजों में भी कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये फोन उस मामले में काफी जबरदस्त है। क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, वो तो मैंने आपको बता दिया, एंड होपफुली ये सारी चीजें समझने के बाद में आपका जो फोन बाय करने का डिसीजन है उसको मैं थोड़ा आसान कर पाया होऊंगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलते रहता हूं भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचना है, एंड आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो ना यार, चलो करो 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 करो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।